सर आप म्यूट हो। This call is now being recorded. हाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही होगी अभी सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता था कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में रेखाओं एवं कोणों से संबंधित एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसको यदि आप याद करोगे तो हमने पढ़ा था। सबसे पहले रेखा के बारे में पढ़ा था कि रेखा क्या होती है। उसके बाद हमने रेखाखंड देखा था और किरण के बारे में पढ़ा था। यानी रेखा और उसके हमने अलग अलग प्रकार पढ़े थे, और वहां हमने देखा था कि इन तीनों में क्या अंतर होता है और तीनों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने रेखाओं के प्रकार देखे, कैसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होती हैं, हम उनकी पहचान कैसे करते हैं। उसके बाद समांतर रेखाएं कैसे होती हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही एक स्पेशल टाइप हमने पढ़ा था, जिसको हम लंबवत रेखाएं या फिर परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको याद नहीं हो या मैंने मिस कर दिया हो तो मैं फिर से बता देता हूं कि मान लो एक लाइन है, ये लाइन L और एक लाइन है M। ठीक है, ये दो लाइंस है एंड ये पैरेलल हैं, तो हम इनको कैसे लिखते हैं, ML पैरेलल M। तो इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल को प्रदर्शित करती हैं या समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अगर ये किन्हीं भी दो लाइंसों के बीच में लगा हुआ है मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं या समांतर हैं। ठीक है, इसी तरह से लंबवत रेखाओं को भी प्रदर्शित करने का एक तरीका है। मान लो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। अब क्या करता हूं मैं, इसको नाम दे देता हूं लाइन ए और इसको दे देता हूं लाइन बी। और मान लो ये दोनों लंबवत है या परपेंडिकुलर है, तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको लिखते हैं कि लाइन ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी, मतलब लाइन ए लाइन बी के लंबवत है। तो ये वाला जो निशान है या जो चिन्ह है उससे हम परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको बड़ा बना के दिखा रहा हूं इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रेखाओं के लिए, और ये हो गया हमारा समांतर रेखाओं के लिए। ठीक है, ये याद रखोगे आप हमेशा, ये आप याद रखोगे ना कि लंबवत रेखा। अच्छा, कई बार ना आपको बस इतना ही देगा कि दो लाइंस हैं, लाइन ए एंड लाइन बी, और दोनों के बीच में ये रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है, आप हमेशा इसको रीड करोगे कि ए एंड बी समांतर रेखाएं हैं। ये आप हमेशा रीड इस तरह से करोगे, रेखाएं हैं। मतलब क्या हुआ कि ये वाला पूरा सेंटेंस ना देके आपको केवल इतना सा नोटेशन दे देगा, इतना सा ही लिख के दे देगा, इसका मतलब है ए और बी पैरेलल हैं। और अगर कुछ आपको इस तरह से दे, इसका मतलब ए और बी या दो लाइंस जो दे रखी हैं वो परपेंडिकुलर हैं या फिर लंबवत हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि जो चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा कौन सी नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है ये बताना है आपको। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आपको याद होगा तो मैंने सभी को बताया था कि हमें एक निशान होता है स्पेशली, जैसे पैरेलल के लिए भी होता है, परपेंडिकुलर के लिए भी होता है, वो सभी की पहचान करनी आनी चाहिए। अगर आपको वो सब आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे पाओगे। सभी को बहुत सावधानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दबाजी में अगर सॉल्व करोगे तो शायद गलत हो सकता है। ठीक है, यहां आपको यह भी ध्यान रखना है, हम अच्छा कमेंट में नहीं लिखना होता। शिवकांत के नाम से जो भी बच्चा है, ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट में नहीं लिखना होता, हमेशा पोल सेक्शन में जाके देना होता है। शिवकांत के नाम से जो भी बच्चा है, आपको याद रखना है कि कभी भी आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं देना जब तक कि मैं ना बोलूं। ठीक है, जब मैं डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं तो अपने आप ही आपको पोल सेक्शन में जाके उसका आंसर देना होता है। जैसे कि हाँ, जैसे कि बाकी बच्चों ने भी दिया है, काफी बच्चे इसका आंसर कर चुके हैं।
लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो लास्ट 10 सेकंड वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 सेकंड, बस 5 सेकंड बचे हैं, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर करेंगे, केवल 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, ठीक है, समय समाप्त। ठीक है, काफी बच्चों ने हालांकि इसका आंसर किया है और ज्यादातर का आंसर सही है। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से डिस्कस भी कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, ये बताना है हमें। अगर मैं ऑप्शन ए में देखूं तो ये दोनों लाइंस तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब ये तो प्रतिच्छेदी है, ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखूं तो दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अभी जो मुझे दिख रहा है उसका मतलब ये किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। लेकिन यदि मैं आपको याद होगा, जब भी मैंने लाइंस का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, रेखाओं का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो वहां मैंने समझाया था कि जैसे जहां भी ये एरो दे के रखे, इसका मतलब हम उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सिंस यहां हमें एरो दे रखा है तो मैं इस लाइन को इस डायरेक्शन में बढ़ा देता हूं, ठीक है, क्योंकि लाइन का मतलब ही ये हो गया ना कि उसको मैं दोनों साइड कितनी भी दूर तक बढ़ा सकता हूं। इसी तरह मैं इसको नीचे भी कहीं तक भी बढ़ा सकता हूं, ठीक है। एंड हाँ जी, बिल्कुल सीमा रानी के नाम से जो भी बच्चा, आपने बिल्कुल सही बताया कि जैसे हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात। इसी तरह से ये वाली भी लाइन है, इसमें भी एरो लगा हुआ है, तो मैं इसको भी ऊपर तक इस तरह से बढ़ा सकता हूं और नीचे भी बढ़ा सकता हूं। अच्छा, ऊपर बढ़ाने से क्या हुआ कि जैसे मैंने ऊपर की साइड बढ़ाई तो इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करने लग गई। इसका मतलब क्या है कि पहली बार में जब हमने देखा था तो ये हमें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही थी, यानी कि अप्रतिच्छेदी रेखाएं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने रेखाओं के कॉन्सेप्ट को और लगाया यहां, तो मुझे पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है एक बार में आपको दिख जाए कि ये इंटरसेक्ट होंगे या नॉन इंटरसेक्टिंग। उसके लिए क्या करना है, आपको एक बार दोनों रेखाओं को बढ़ा के देखना है, ठीक है, और बढ़ा के उसी डायरेक्शन में देखना है जिस डायरेक्शन में रेखा दे रखी हो, मतलब केवल दो ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि इस रेखा को मैं इस साइड बढ़ा दूंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको बढ़ाया तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने लग गई, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन से या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, हमें ये बताना था कौन सी प्रतिच्छेदी नहीं है। ऑप्शन सी, अच्छा ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत होगा। अब यदि मैं ऑप्शन डी पर आऊं तो मैं यदि पहली रेखा को कितनी भी दूर तक बढ़ा लूं तो ये इस तरह से बढ़ेगी, इसी तरह से दूसरी भी रेखा इस तरह से बढ़ती जाएगी, और आप इनको कहीं तक भी बढ़ा लो ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब ये मुझे कैसे पता, मेरे पास तो पेज है वो लिमिटेड है, पेज पे मैं जितना बढ़ा सकता हूं, हो सकता है उसके बाद इंटरसेक्ट कर जाए। लेकिन यदि आपको ध्यान होगा तो ये प्रतिच्छेदी सॉरी समांतर रेखाओं को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि बीच में एक एरो का साइन लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं या फिर समांतर रेखाएं हैं। अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि हमने इसका यदि उदाहरण आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने सीखा था कि समांतर रेखाओं का उदाहरण है रेल की पटरियां या रेलवे ट्रैक जो होता है, रेल की पटरियां कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती, ये मैंने उदाहरण दिया भी था, वही ये इसका उदाहरण है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है, उसमें समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये सभी को समझ में आया, 3 बच्चों ने पहले यस बोल दिया है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे जवाब देंगे, समझ में आया या नहीं आया? आया सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, हमेशा ना आप कोशिश किया करो कमेंट में अपना आंसर लिखो, क्योंकि ऐसे सभी बच्चे बोलने लगे ना तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। वाई और एन लिख दिया करो, वाई का मतलब यस, एन का मतलब नो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप सभी को समझ में आया तो चलिए हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं,
जिसमें हम भुजाएं एवं कोणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम साइड्स के बारे में देखते हैं। तो अभी मुझे नहीं पता कि ये किस प्रकार की आकृति है, इस शेप का क्या नाम है। कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता तो भी अच्छी बात, क्योंकि हम अभी इसके नाम पे नहीं जाने वाले कि इसका नाम क्या है। अभी हम केवल भुजा के बारे में, साइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि साइड क्या होती है। तो कोई भी आकृति जिस भी रेखा या लाइन से मिलकर बनी होती है, अब लाइन में वो लाइन हो सकती है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, रे हो सकती है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब मैं जनरली उसको लाइन ही बोलूंगा। ठीक है, तो कोई भी आकृति, कोई भी शेप जिन भी लाइन से मिलकर बनी होती है, वो लाइंस उस शेप की साइड्स या भुजा कहलाती हैं। जैसे मान लो ये कोई भी आकृति है, अब इसमें एक तो लाइन ये है, मैं क्या करता हूं सभी लाइंस को ना नंबरिंग दे देता हूं। ठीक है, एक तो लाइन ये है, मान लो ये हो गई 1 नंबर, एक लाइन ये हो गई, ये मान लो 2 नंबर हो गई, एक ये हो गई 3 नंबर, और एक ये हो गई 4 नंबर। आपको और भी कोई लाइन दिख रही है कि इसमें? इनको छोड़ देना, इनको छोड़ देना, ये तो बस इसको दिखाने के लिए बनाए गए हैं। आपको 4 के अलावा और भी कोई लाइन दिख रही है क्या? वाई और एन लिख के बताओगे सभी बच्चे? सभी वाई और एन लिख के बताएंगे? नहीं दिख रही ना? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो शेप है या जो आकृति है, उसमें जो भुजा है, क्योंकि जो लाइंस हैं उन्हीं को हम भुजा कहते हैं, तो जो भुजा है वो 4 हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा इसमें 4। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं। तो अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे किसी भी प्रकार की आकृति दे दे, ठीक है, उसका चाहे मुझे नाम पता है या नहीं पता, लेकिन मैं उसमें भुजाओं की संख्या तो आसानी से बता सकता हूं कि उसमें कितनी लाइंस हैं, वो बस देखनी है, जितनी लाइंस है वही उसकी भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, अगर आपको भुजा पता चल गया तो अब हम कोण या फिर एंगल पर आते हैं कि एंगल क्या होता है। तो जहां भी दो भुजाएं इंटरसेक्ट करती हैं या जहां भी दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं, वहां एक कोण बनता है। ठीक है, अब मान लो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और ये दोनों आके कुछ इस तरह से मिल गई, जैसे आपको इस वाले डायग्राम में दिखाया गया है। अब जैसे ये दोनों मिली तो यहां कोण बन जाएगा, ये वाला कोण बन गया, एक तो ये वाला देख सकते हो, और यहां एक और कोण बनता है, ये वाला कोण, जो कि ब्लू कलर में है या नीले रंग में है। तो अभी के लिए हम जो भी आकृति पढ़ेंगे उसमें केवल अंदर वाले कोणों की बात करेंगे, जो उसके अंदर बनते हैं। उस शेप या उस आकृति के बाहर कौन कौन से कोण बनते हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जब भी मैं आपसे बोलूं कि यहां कितने कोण हैं, तो आपको बस अंदर वाले काउंट करने हैं, आपको अभी बाहर वाले नहीं करने। बाहर वाले भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर कोण नहीं बनते, बाहर भी बनते हैं, बस अभी के लिए आपको अंदर वाले कोण ही काउंट करने हैं। ठीक है, तो यहां से दो चीजें क्या सीखी हमने? पहला सीखा भुजा, कि कोई भी आकृति या कोई भी शेप जिन भी लाइन से मिलकर बनी होती है वही उसकी भुजाएं या फिर साइड्स कहलाती हैं। ठीक है, और अगला क्या है? कोण। तो दो रेखाएं, अब उसमें रेखाखंड भी हो सकता है, किरण भी हो सकता है, वो जहां भी मिलती हैं तो वहां एक कोण का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये ध्यान है तो अभी जो हमने पिछली आकृति देखी थी उसमें कोण देखते हैं, उसमें कोण कैसे बनेंगे। ठीक है, इसमें हमें साइड्स तो पता था, यानी कि भुजा तो हमें पता था कि इसमें भुजाओं की संख्या तो 4 है। अब यदि मैं कोण देखूं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सीमा रानी के नाम से, अमन इंदौरा के नाम से जो बच्चा, आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहां एक तो ये वाला कोण बनेगा, कोण नंबर 1, एक ये वाला कोण बनेगा, कोण नंबर 2, एक ये वाला कोण बनेगा, कोण नंबर 3, और एक ये वाला कोण बनेगा, कोण नंबर 4। मैंने अभी केवल अंदर वाले कोणों की बात की है, अभी बाहर वाले कोणों की हम बात बाद में करेंगे। अभी जब भी मैं कोण की बात करूं तो आपको हमेशा अंदर वाला ही अज्यूम करना है। ठीक है, तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ कोण भी 4 होंगे, तो इस आकृति में भुजाएं भी 4 हैं और कोण भी 4 हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताइए, मैं ये कह सकता हूं क्या जो ये आकृति है? अच्छा, मैंने ना अभी आकृति के नाम की बात नहीं की, ये कौन सी आकृति है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तो बस मैंने इसको एक शेप बोल दिया कि कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन क्या है? अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा ना कमेंट में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे।
आपको क्या बताना है कि जो एक शेप दी हुई है, जो एक आकृति दी हुई है, उसमें भुजाओं और कोणों की संख्या आपको बतानी है कि इसमें कितनी तो भुजाएं हैं और कितने कोण हैं, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स आपको बताने हैं। सभी बच्चे से जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी बच्चे जल्दबाजी करते हैं तो उनका आंसर गलत हो जाता है। तो पहले इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसका आंसर देना है। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कोई अगर ये बोलेगा ना कमेंट में कि सर मेरा गलती से गलत सबमिट हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, काफी बच्चे इसका आंसर कर भी चुके हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड और रुकते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड और बचे हैं आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 15 सेकंड और हैं, 15 सेकंड और हैं आपके पास, 10 सेकंड बचे हैं बस आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड और हैं। हो गया, बहुत बढ़िया, हो गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए 5 सेकंड और बचे हैं आपके पास, केवल 5, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, ठीक है, समय समाप्त हो गया है। और हाँ, ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर एकदम करेक्ट दिया है, बिल्कुल सही बात। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि जो हमें आकृति दी हुई है, इस आकृति में हमें क्या बताना था, भुजाओं और कोणों की संख्या बतानी थी, नंबर ऑफ साइड्स क्या है और नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा साइड्स तो मैं आसानी से काउंट कर सकता हूं, कैसे, एक तो ये हो गई, मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, तो साइड नंबर एक ये हो गई, इसी तरह से एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये वाली साइड हो जाएगी और एक ये वाली हो जाएगी। मतलब जो यहाँ भुजाएं हैं या जो साइड्स हैं वो हो गए यहां से 5। तो भुजाएं तो मुझे आसानी से पता चल गई। अब मैं कोण भी यहां बहुत ही आसानी से बता सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जहां भी दो भुजाएं मिलती हैं वहां एक कोण बनता है। तो एक और दो कहां मिल रही है, इस जगह पे, तो यहां ये वाला कोण बन जाएगा। एक तो ये हो गया। इसी तरह से दो और तीन भुजाएं, भुजा नंबर 2 और भुजा नंबर 3 इस जगह पे मिल रही है, तो ये एक कोण बन जाएगा। इसी तरह 3 और 4 के मिलने से ये वाला कोण बनेगा। इसी तरह 4 और 5 के मिलने से ये वाला कोण बनेगा, और 1 और 5 के मिलने से ये वाला कोण बनेगा। मैं इनको काउंट भी कर सकता हूं, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब यहां भी जो कोण है या नंबर ऑफ एंगल्स हैं वो 5 हो गए। तो भुजा भी 5 है और कोण भी 5 है। अगर मैं चेक करूं तो ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट है, क्योंकि इसमें साइड्स भी 5 दे रखी हैं और एंगल्स भी 5 दे रखी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये ज्यादातर बच्चों ने सही किया था। चलिए अब क्या करते हैं, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें अभी जो क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। आपको पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हमें इस आकृति के अंदर क्या बताना है, कोणों की संख्या बतानी है। केवल अंदर वाले कोणों की बात कर रहा हूं मैं। अब जल्दबाजी में कोई भी आंसर नहीं करेगा, पहले आप काउंट कर लो, पहले आप काउंट करोगे फिर इसका आंसर करोगे। और सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना है। कोई भी कमेंट में अपना आंसर नहीं लिखेगा, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में अपना आंसर देना है। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, इसमें पता है गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सोनू निदानिया के नाम से जो भी बच्चा है, मैंने मना किया था ना, कमेंट में कोई भी आंसर नहीं करेगा। सोनू निदानिया के नाम से जो भी बच्चा है, अच्छा आप अगर ऐसे कमेंट में आंसर करते रहे तो मैं कमेंट्स बंद कर दूंगा और आप अपने डाउट्स भी नहीं पूछ पाओगे। इसलिए बेटर है कि कमेंट में केवल आप यस और नो लिखें या फिर अपने डाउट्स पूछें उसमें। ठीक है, आगे से आप याद रखोगे कि अपना आंसर केवल पोल सेक्शन में देना है आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे इसका भी आंसर दे चुके हैं। ठीक है, हम वेट करते हैं, 20 सेकंड वेट करते हैं, 20 सेकंड्स वेट करते हैं, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड बचे आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 15 सेकंड, बस 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप। 15 सेकंड बचे हैं आपके पास, बस अभी 10 सेकंड रहे, बस 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आप। 10 सेकंड है अभी, 5 सेकंड्स, 5,
4 3 2 1 समय समाप्त। चलिए अभी आप आंसर नहीं कर पाओगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमें कोणों की संख्या बतानी थी। अच्छा, कोणों के लिए हमें भुजाएं पता होनी चाहिए पहले कि भुजाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि कोण तो मुझे पता है कि जहां भी दो भुजाएं मिलेंगी वहां एक कोण बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं भुजाएं गिन लेता हूं। एक तो ये हो गई, एक भुजा नंबर एक। इसी तरह से दो ये हो जाएगी, भुजा नंबर तीन ये, भुजा नंबर चार ये, भुजा नंबर पांच ये, 6 7 8 9 10 11 और 12। अच्छा, यहां से मुझे साइड्स पता चल गई कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स या फिर भुजा हैं 12 या फिर 12। ठीक है, अच्छा लेकिन मुझे बताना था कोण। अब मैं कोण आसानी से बता सकता हूं कि जहां भी दो भुजाएं मिलेंगी वहां एक कोण बनेगा। ठीक है, अब भुजा नंबर एक और दो मिलके ये वाला कोण बनाएंगी, ये वाला। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, इसी तरह से दूसरा ये हो गया, तीसरे भुजा नंबर तीन और चार के मिलने से ये वाला कोण बना है, भुजा नंबर चार और पांच के मिलने से ये वाला कोण बना है, इसी प्रकार पांच और छह के मिलने से ये वाला कोण बना है, 6 और 7 के मिलने से ये वाला कोण बना है, 7 और 8 के मिलने से ये वाला कोण, 8 और 9 के मिलने से ये वाला, 9 और 10 के मिलने से ये वाला, 10 और 11 के मिलने से ये वाला कोण बना है, 11 और 12 के मिलने से ये वाला कोण, और 12 और 1 के मिलने से ये वाला कोण बना है। ठीक है, अच्छा अब हमने सारे कोण पहचान लिए कि यहाँ कितने कोण बन रहे हैं। सभी आप सभी को कमेंट में क्या लिखना है, इनको गिनना है कि टोटल यहाँ कितने कोण बने हैं। अब तो बहुत ही आसान हो गया, अब तो बस आपको गिन के कमेंट में लिखना है कि इतने कोण हैं। सभी बच्चे लिखेंगे, अमन, हरपाल, हिसार सिटी, सरिता, तनिष, ईगल जॉब सर्विसेज, राजेश्वरी, राहुल, ऋतु, सुमन, जया, कालिया, गगन, शिव और खुशदिल के नाम से जितने बच्चे, सभी का एकदम सही आंसर है। सभी ने एकदम सही आंसर दिया। जतिन, निप्पी, ठीक है, हाँ जी, सभी का एकदम सही आंसर है। आपने सही बताया कि जो कोण है या जो नंबर ऑफ एंगल्स हैं वो यहाँ 12 हैं। कोणों की संख्या कितनी है, 12 है। तो इस आकृति में भुजाएं भी 12 हो गई और कोण भी 12 हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी ने एकदम सही आंसर किया है। अच्छा, ऋतु ने भी, ठीक है। अच्छा, मैं शायद मिस हो गया था। हाँ जी, आपने भी किया था, बिल्कुल। ऋतु के नाम से जो भी बच्चा, आपने भी किया था। वो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना जल्दी जल्दी, तो एक आध स्किप हो जाता है। सीमा रानी ऑल्सो, अच्छा आपने तो शायद सबसे पहले कर ही दिया था। हाँ, आपने तो शायद पहले, हाँ सबसे पहले आपने किया था, बिल्कुल। अच्छा, मैं जरूरी नहीं है कि हर किसी का नाम लूं, मैं देख सबको लेता हूं। ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका नाम नहीं आया हो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब आप क्या ये बता पाओगे हमेशा कि कोई भी आकृति आपको दी हुई हो, आप में उसमें नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स यानी कि भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या बता सकते हो कि नहीं? अगर आपको कोई भी आकृति दे रखी है, भुजाएं आराम से गिन सकते हो ना आसानी से? भुजाएं और कोण आसानी से गिन सकते हो ना आप? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर सभी गिन सकते हो तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट बस यहीं तक था। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी कि जो कोण अभी हमने पढ़े हैं कि कोण बनता है, और उस कोण के भी प्रकार होते हैं। जो एंगल अभी बना था उसके भी कुछ टाइप होते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप में से काफी बच्चे जानते भी होंगे। ठीक है, जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते वो सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम पहला टाइप पढ़ते हैं कोण का, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? तो ऐसा कोई भी कोण, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है या एक्यूट एंगल कहलाता है। अब आपका डाउट होगा कि सर हम कैसे इसको नापें कि ये 90 से कम है या 90 से ज्यादा है, कैसे नापेंगे? हाँ जी, तो आपको पता है डी आता है, जिसको चांदा बोलते हैं, हिंदी में चांदा बोलते हैं। हाँ, डी आता है ना, उससे हम माप सकते हैं आसानी से और बता सकते हैं कि कौन से एंगल का माप या मेजरमेंट कितना है। ठीक है, अगर उससे मापने पे 90 डिग्री आए, 90 डिग्री से कम आए, मतलब 0 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में यदि होगा कोई, तो हम उसको न्यून कोण बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे।
ठीक है, न्यून कोण हो गया। अच्छा, अब इसका उदाहरण कि कहाँ न्यून कोण बनता हुआ देखा है, तो घड़ी तो सभी ने देखी होगी। आपके घरों में वॉच होती है जहां आप टाइम देखते हैं जनरली। अभी तो आप मोबाइल में देखते होंगे, पर इस तरह की जो वॉल क्लॉक होती है या ये घड़ी होती है, दीवार घड़ी, वो सभी ने देखी होगी और उसमें टाइम भी सभी देखना जानते होंगे। ठीक है। अच्छा, जब इसमें 2 बजते हैं तो क्या होता है, अभी इसमें 2 बज रहे हैं तो क्या होता है कि जो घंटे की सुई है वो 2 पर होती है और जो मिनट की सुई है वो 12 पर होती है। अगर हम इन दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकालना चाहें तो एंगल इन दोनों के बीच में एक न्यून कोण बनता है। अब एग्जैक्ट कितना होता है उससे हमें लेना देना नहीं है, बस अभी टाइप देख लो आप कि उसमें 90 डिग्री से कम होता है। क्यों? हाँ जी, बिल्कुल, सरिता देवी के नाम से जो भी बच्चा है, बिल्कुल सही बताया आपने कि ऐसा एंगल जिसका माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है या एक्यूट एंगल कहलाता है। अच्छा, इसको हमें कैसे पता चला 90 डिग्री है? क्योंकि मैं एक चीज यहां से बता सकता हूं, मैं क्या 2 तरह के कोणों को पहचानता हूं, एक तो 90 डिग्री और एक 180 डिग्री। कैसे? कि अगर मैं यहां इस तरह से लंबवत रेखाएं तो भी हमने पढ़ी ली थी ना, अगर मैं इस तरह से रेखाएं बनाऊं, ठीक है, तो ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो कोण है ये वाला या कोई सा भी कोण वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब मैं केवल इतने पार्ट की इसकी बात करूं, इसको भी मैं इरेज कर दूं और इसको सॉरी इसको यदि मैं इरेज कर दूं और इसी तरह मैं नीचे से भी इरेज कर दूं, तो मैं ये जानता हूं कि ये 90 डिग्री का कोण है, बिल्कुल परपेंडिकुलर कहते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब एक लाइन ऐसी होनी चाहिए और एक इसका इस तरह की होनी चाहिए। तो ऐसा कब होगा? जब इसमें 3 बजेंगे। ठीक है, अगर एक ये घंटे वाली सुई अगर 3 पे होती तो 90 का होता। अभी ये 3 से कम पे है, इसलिए 90 से कम होगा, इसलिए इसमें जो कोण बन रहा है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक है। अच्छा, एक तो ये 90 डिग्री का ये पता होता है हमें, और एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, मतलब सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है। अच्छा, ये शायद थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंटेशन है, हम ऐसे बताएं कि यदि एक भुजा या एक साइड इस तरह से हो और जो दूसरी साइड है वो इसके जस्ट अपोजिट या विपरीत साइड में इस तरह से हो, तो ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको ये दोनों पहचानने, अगर आपको 90 डिग्री और 180 डिग्री पहचानना आता है ना, तो आप सारे टाइप्स बता सकते हो, बहुत ही आसान है। अगर 90 से कम है तो हमने पढ़ लिया न्यून कोण। अब अगला आता है समकोण या राइट एंगल जिसको बोलते हैं। अब ये तो पढ़ ही लिया था कि अगर फिक्स 90 डिग्री हो, यहां आपको ध्यान रखना है, काफी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर अगर 89 हो जाए या 91 हो जाए क्या वो भी समकोण होता है? क्योंकि ये ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। नहीं, वो समकोण या राइट एंगल नहीं होता, फिक्स 90 डिग्री के एंगल को ही समकोण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वाला जो निशान है वो समकोण का या राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने कहां देखा था? जल्दी बताइए, अभी कहां पढ़ा था ये वाला साइन? अभी हमने पढ़ा था कल पिछली क्लास में हमने, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस में, वहां भी हमने देखा था परपेंडिकुलर का मतलब साउंड इज नॉट, ऐसा है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या? कमेंट सर में आपकी बताइए आवाज नहीं आ रही। अच्छा, केवल नहीं आपके साथ ही हो रहा है, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो सभी बच्चे कमेंट में सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है ना, ठीक है फिर तो ठीक है, आ रही है तो ठीक है। हाँ, उनके साथ नेटवर्क का इश्यू होगा। चलिए वापस से अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हम इसकी बात कर रहे थे, हमने कहां देखा था? ये देखा था परपेंडिकुलर लाइंस में, परपेंडिकुलर लाइंस में देखा था हमने, या इनको हम लंबवत रेखाएं भी कहते थे। अब वहां भी तो हमने यही पढ़ा था ना कि जहां कोण 90 डिग्री का हो या जिन दो रेखाओं के बीच में कोण 90 डिग्री का हो वो लंबवत होती है। यहां भी सेम है, यहां हम कोण की ही बात कर रहे हैं और ये 90 डिग्री का है, इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण आपको घड़ी में बहुत सारे मिल जाएंगे और सबसे कॉमन उदाहरण है कि जब घड़ी में 3 बजते हैं तो क्या होता है कि जो घंटे वाली सुई है वो 3 पर होती है और मिनट वाली सुई 12 पर होती है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। हाँ जी, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है क्या? सॉरी मैंने सुना नहीं। सर 9 o'clock भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, 9 o'clock भी हो सकता है, बिल्कुल सही उदाहरण है कि आप अगर 9 बज रहे हो घड़ी में तो भी, इसको मैं इरेज करके आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि उसमें 9 बजे में क्या होगा
कि जो घंटे वाली सुई है वो तो 9 पर होगी इस तरह से, और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। अच्छा, ऐसे ना इसमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन ये सबसे कॉमन है 3 बजे और 9 बजे, ये सबसे उदाहरण है। बिल्कुल 6:15 भी कह सकते हैं कि 6:15 जब होता है वो भी 90 डिग्री का होता है। अच्छा, इसमें ना हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि 6:15 पे ही कैसे होगा एग्जैक्ट, वो जैसे ही आप अगली क्लासेज में जाओगे ना तो आप फिक्स कोण निकालना बता पाओगे कि यदि 6:10 है तो एंगल कितना है, 6:12 है तो जो दोनों सुई हैं उनके बीच में एंगल कितना है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेज में जाओगे तो आप आराम से निकालना सीख पाओगे। इसलिए अभी हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे कि एक एक मिनट का वो कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि 6:15 मान लो या 9:30, तो यहां फिक्स अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 9:30 पे होता है या फिर वो 9:32 पे होता है। क्यों? क्योंकि 9:30 पे ना ये वाली सुई 9 पे नहीं रहती। इसको मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं कि मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि जब फिक्स 9:30 होते हैं ना तो ये घंटे वाली सुई भी 9 और 10 के बीच में आ जाती है, और ये ऐसे होती है, तो ये फिक्स 90 डिग्री का नहीं होता है, 90 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो 90 का कब आएगा? जब ये वाली सुई मिनट की भी थोड़ी सी 6 और 7 के बीच में आ जाएगी, यहां कहीं होगा। अब फिक्स कहां होगा ये आप बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इनको इतना डिटेल में नहीं समझा रहा, बस ये उदाहरण है। जब 3 बजते हैं तब 90 डिग्री का होता है, और जब 9:35 नहीं, 9:35 भी नहीं। अच्छा, अभी इस पर डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपकी बड़ी क्लास का है। आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेज में जाते जाओगे आप घड़ी की सुइयों के बीच में कोण आसानी से निकाल सकते हो, चाहे कितना ही टाइम दे रखा हो, चाहे आपको बहुत ही अजीब सा दे रखा हो, 12 बज के मान लो आपको दे रखा है 19 मिनट, तो आप इनके भी इस टाइम पे भी दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकाल पाओगे। लेकिन ये आगे की क्लासेज का, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया अधिक कोण। अब ये हमने पढ़ लिया न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, उसके बाद पढ़ लिया राइट एंगल, अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, ये इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, इस ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUS, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब ये क्या होता है, 90 डिग्री तक अभी हो गया था, तो यदि कोई भी एंगल 90 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, 180 से कम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 90, मैं अगर मान लो ले लूं 190 डिग्री, तो काफी बच्चे क्या याद रख रहे हैं, काफी बच्चे याद रखते हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए बस, लेकिन इसको भूल जाते हैं काफी कि 180 से कम भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं 190 की बात करूं तो 90 से तो ज्यादा है ना, लेकिन ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है या फिर ये अधिक कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 180 से कम नहीं है, 180 से भी ज्यादा है। इसलिए सभी को याद रखना है कि 90 से तो ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, तभी हम उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। अच्छा, हम वापस से घड़ी के उदाहरण में देखते हैं। जब भी आपकी घड़ी में 4 बजे या 5 बजे, दोनों ही केसेज में क्या होता है, दोनों ही केसेज में अधिक कोण बनता है। चाहे वो 4 बजे, क्योंकि 90 तो 3 बजे तक हो गया ना, अभी जैसे ये सुई 3 के बाद जाएगी तो कोण बढ़ता जाएगा, 90 से ज्यादा होता जाएगा, और 6 पे जाके 180 हो जाएगा। मतलब 3 से और 6 के बीच में जितना भी बजेंगे फिक्स, तो वहां कहीं ना कहीं आपको अधिक कोण मिल जाएगा कि एक जब 4 बजते हैं एग्जैक्ट तब मिलेगा, और जब एग्जैक्ट 5 बजेंगे तब भी आपको अधिक कोण ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां आपको उदाहरण में देख सकते हो कि जब 5 बजते हैं तो ये वाला जो कोण है वो अधिक कोण होगा। अभी फिक्स कितना होगा उस पर नहीं जा रहे हैं, बस अभी हम उसके टाइप या फिर प्रकार देख रहे हैं कि ये अधिक कोण होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने न्यून कोण देख लिया, समकोण, अधिक कोण, 3 देख लिए। अब क्या होता है कि अगर फिक्स 180 डिग्री का हो जाए, कोई भी एंगल यदि फिक्स 180 डिग्री का हो जाए तो हम उसे ऋजु कोण, हिंदी में ऋजु कोण और इंग्लिश में उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ऋजु कोण बहुत ही सरल कि अगर फिक्स 180 डिग्री, अब 180 डिग्री कैसे होता है, दो लाइंस यदि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे हो और एक ऐसे हो, तो ये वाला जो एंगल है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, या फिर एक लाइन ऊपर की साइड हो तो दूसरी इसके जस्ट नीचे की साइड हो, दूसरी जस्ट इसके नीचे की साइड हो, तो हम बोलेंगे। हाँ जी, अमन इंदौरा के नाम से जो भी बच्चे, बताइए आपका कोई डाउट है? अमन इंदौरा के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अच्छा ठीक है, आपने हैंड रेज किया था, मैंने इसलिए पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये वाला जो एंगल होता है, चाहे ये वाला कोई सा भी देख लो, दोनों साइड का दोनों ही 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, 180 डिग्री होते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिवकांत के नाम से जो भी बच्चा, आपने बिल्कुल सही बताया कि जब 6 बजते हैं घड़ी में
फिक्स 6 बजते हैं तो दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। बिल्कुल सही बताया आपने, ये 180 डिग्री का होता है। इसे ही हम स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, अगर अब एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो यदि कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो तो हम उसे प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। रिफ्लेक्स से प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि यदि किसी भी एंगल का मेजरमेंट या माप 180 डिग्री से जब ज्यादा, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो जाए तो हम उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अच्छा, यहां आप घड़ी में देखते हो अगर 8 बजते हैं तो यहां ना दो तरह के कोण बनेंगे हमेशा। जब मैंने अभी पिछले वालों की बात की तो वहां भी दो ही कोण बन रहे थे, लेकिन मैंने हमेशा एक की ही बात की। अगर यहाँ 8 बज रहे तो एक तो ये वाला कोण होगा, रेड वाला जो मैंने बनाया है, और एक होगा ब्लू वाला जो कि मैं अब बना रहा हूं। ये दो कोण बनेंगे, ठीक है। अच्छा, रेड वाला आप बता सकते हो किस प्रकार का कोण होगा? मैंने रेड वाले की बात की है, आपको रेड वाले को देख के बताना है कि ये कौन सा कोण होगा। टाइप पूछा है मैंने, मेजरमेंट नहीं, टाइप कौन सा होगा। अभी तक हमने जितने पढ़े, कोई बता सकता है क्या? बोल के नहीं बताएगा, प्लीज बोल के मत बताना कोई भी, पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। हाँ, इंग्लिश हिंदी आप कैसे ही बता सकते हो, इसकी आपको छूट है। कैसा होगा? हाँ, यहां दो तीन तरह के अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि ये किस तरह का कोण होगा। रेड वाला, हाँ जी बिल्कुल, मैंने रेड वाला पूछा है। जो रेड वाला कोण है वो किस प्रकार का कोण होगा? रेड वाला, यहां ना तीन आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। एक्यूट एंगल, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, और कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है रिफ्लेक्स। ठीक है, मतलब न्यून कोण, अधिक कोण। अच्छा, अभी भी आप चेंज कर सकते हो अगर किसी को चेंज करना है, और प्रतिवर्ती कोण। अब इसमें से होगा तो कोई एक टाइप ही, और हो गया प्रतिवर्ती। अच्छा, अगर मैं ज्यादातर बच्चों को देखूं ना तो ज्यादातर बच्चों को ऑब्ट्यूज है, यानी कि अधिक कोण है, और वही एकदम सही आंसर है। अच्छा, न्यून क्यों नहीं होगा? अरे ये तो मुझे पता है ना कि मैं अगर ये लाइन 9 पे होती तो ये वाला कोण होता। तो मैं अभी इसको हरे रंग से दिखा रहा हूं, ग्रीन कलर से, ये वाला होता 90 डिग्री। तो अब ये तो ज्यादा है ना 90 से, ये वाला तो 90 से ज्यादा है, लेकिन 180 यहां होता जब ये फिक्स 6 बजता, और उससे कम है। 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो ये तो ऑब्ट्यूज ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, हाँ मैं यही पूछना चाह रहा था। राइट एंगल तो नहीं होगा, ना ना, राइट एंगल तो 9 बजते हैं तो होता है ना। अभी मैं रेड वाले की बात कर रहा था, ठीक है। चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने देख ली, ये अधिक कोण होता है, लेकिन हमने प्रतिवर्ती कोण की बात कर रहे थे, तो ये वाला क्या हुआ? किसी को कुछ बोलना है क्या? सर हमें लगा कि आप ये ऊपर वाला पूछ रहे हैं। ये वाला क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये वाला रिफ्लेक्स होगा, ये वाला रिफ्लेक्स होगा या फिर प्रतिवर्ती कोण होगा। रिफ्लेक्स एंगल या फिर प्रतिवर्ती कोण होगा। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला कि 180 से ज्यादा है? क्योंकि मुझे यहां ये पता था, मैं फिर से रेज करके आपको बता देता हूं। मुझे ये पता था कि जब फिक्स 6 बजते हैं ना तो ये वाला कोण 180 होता है। अभी यहां तो ये थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है ना, इससे ये यहां तक ही हो गया 180, तो इससे ज्यादा ये वाला चला गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब 180 से ज्यादा हो गया। तो इसलिए, और 360 से तो कम है। 360 तो एक जब पूरा चक्कर करता है तो 360 आता है, ये वाला पूरा होता है 360, तो उससे कम है, इसलिए ये प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। सभी को ना ये जो भी डेफिनेशन है वो अपनी कॉपी में लिख लेनी है। स्क्रीनशॉट ले लो या अपने हाथ से लिख लो, आप अपनी सुविधा के हिसाब से इनको लिख सकते हो। ठीक है सर, आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो ग्रुप पे सेंड कर देना। जब मैं तो रिकॉर्डिंग का ना पर्पज यही होता है, हम जनरली अब आपको शेयर करने स्टार्ट कर देंगे, या तो आज से, मतलब या तो कल से, या एक दिन और बाद से। जितने भी रिकॉर्डिंग है ना हमारे पास, हम सारे ही भेज देंगे आपके पास, ताकि वो आपको भी फायदा मिल सके उनका। हाँ जी, कंप्लीट एंगल कह लो उसको, फुल एंगल कह लो, संपूर्ण कोण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फुल एंगल भी कहते हैं या कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। अब ये तो कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि मान लो एक भुजा हमारी इस तरह से है, इसको हमने रोटेट करना स्टार्ट किया, घुमाना स्टार्ट किया। मान लो मैं इसको इस दिशा में घुमाता हूं और वापस ये अपनी इसी स्थिति में, इसी पोजीशन में आ गई, मतलब यही मिल गई मुझे। ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल बनता है
क्योंकि ये पूरे वापस से उसी पोजीशन में आ गई है, तो ये 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री तो बहुत ही आसान होता है कि अब किसी, मान लो ये वाला पेन है, ठीक है, सभी में, अच्छा मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और मेरा चेहरा भी दिख रहा होगा, वहां मैं बता रहा हूं, मान लो ये वाला पेन है और मैं इस पेन को इस तरह से घुमाना स्टार्ट करूं, ठीक है, तब तक घुमाऊं कि वापस ये अपनी इसी पोजीशन में आ जाए। इसी पोजीशन में आने का मतलब ये है, इसी पोजीशन में आने का मतलब ये है कि ये टोटल एक पूरा चक्कर काट चुका है। बिल्कुल सही बताया शिवकांत नाम से जो भी बच्चा है कि सर जब नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन वो छोटी से उसमें दिख रही होगी, मेरा कैमरा ऑन है, छोटी से नो उसमें सर। दिख रहा होगा, ठीक है, हो सकता है नेटवर्क इश्यू, कोई बात नहीं। 360 समझाना था, आप घड़ी की उससे भी देख लो। घड़ी की एक सुई के बारे में यदि मैं बात करूं, मिनट की सुई के बारे में, तो वो 1 घंटे में क्या होती है, पूरा एक चक्कर काट देती है, पूरा एक चक्कर घूम जाती है 1 घंटे में। मिनट की सुई की बात कर रहा हूं मैं, अभी घंटे की नहीं। मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में पूरा एक चक्कर काट देती है, और वो पूरा एक चक्कर काट के वापस उसी उसी पोजीशन में पहुंच जाती है। तो उसके द्वारा जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। देवी राम के नाम से जो भी बच्चा है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो 360 तो बहुत ही आसान है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा था, ये बस यहां खत्म हो जाते हैं इसके प्रकार। तो पहला पढ़ा था हमने न्यून कोण। न्यून कोण में क्या पढ़ा था हमने, 0 से और 90 डिग्री के बीच के कोण को कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था समकोण। ये सभी को याद रखने, समकोण मतलब फिक्स 90 डिग्री का हो तो समकोण हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था अधिक कोण। अधिक कोण सर इंग्लिश में भी राइट कर दो। इंग्लिश में मैं लिख तो देता हूं, बट इसमें ना इतनी जगह नहीं है, इसकी वजह से। तो सर इंग्लिश में लिख दो। ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक्यूट राइट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण हो गया, यानी कि 90 डिग्री से 180 के बीच में, ठीक है। फिर चौथा आता है स्ट्रेट एंगल, ये ए है, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एंगल मैंने किसी में भी नहीं लिखा है, तो एंगल आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होगा, जब फिक्स 180 के इक्वल होगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद हमने पढ़ा प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का एंगल, ठीक है। अच्छा मैंने लास्ट का नहीं लिखा है क्योंकि वो तो स्क्रीन पर दिख ही रहा है, जो फुल एंगल है या कंप्लीट एंगल है, संपूर्ण कोण है, वो तो दिख ही रहा है। ये सभी आपको याद रखने हैं। अब आप कैसे भी रख सकते हो, ठीक है, कि आप अपने कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो कि कैसे याद रखना है। ये ऐसे नियम है गणित में जो कभी नहीं बदलते। जैसे नंबर्स कभी नहीं बदलते ना, दो हमेशा दो की तरह ही दिखेगा, इसी तरह ये जो कोणों के प्रकार हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं। 0 से 90 के बीच में न्यून कोण, 90 है तो समकोण, 90 से 180 के बीच में अधिक कोण, अगर फिक्स 180 है तो ऋजु कोण, और 180 से 360 के बीच में प्रतिवर्ती कोण। ये सभी को समझ में आ गई क्या? कमेंट में लिख के बताइए ताकि हम अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सभी को समझ में आ गए क्या, यस और नो? आ गए ना सभी को समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी ना कमेंट में आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या है कि 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उनमें से ये बताना है कि प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल कौन सा नहीं है। क्वेश्चन है कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, वो बताना है। अभी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल, इसलिए मैंने ना 3 बार रिवाइज कराया था ताकि कोई भी बच्चा गलत ना करे और एक ही बार में सबको याद हो जाए। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल बताना है सभी को कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा नहीं होगा, ये बताना है। ठीक है, हो गया ना, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड रुकते हैं, बस 20 सेकंड रुकेंगे, फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे। 20 सेकंड, 15 सेकंड बचे हैं।
15 सेकंड बचे हैं। निपी कुमार जी, आपने ना कुछ तो अजीब सा कमेंट किया है, ऐसे कमेंट ना करें, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे कमेंट ना करें प्लीज। 10 सेकंड और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड बचे, जल्दी से सारे बच्चे आंसर कीजिए। 10 सेकंड और बचे हैं, केवल 10 सेकंड और बचे हैं। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए ठीक है, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान था ना, आपको प्रतिवर्ती कोण देखना था कि कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। अब कौन सा होता है वो मुझे पता है, कैसे कि यदि किसी भी एंगल का मेजरमेंट या माप 180 से 360 डिग्री के बीच में है, अगर इन दोनों के बीच में है, मैंने बीच बोला है, मतलब ना तो 180 हो सकता है ना 360 हो सकता है, इनके बीच में होना चाहिए। अगर बीच में है तो प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। अब हम चेक करते हैं कि 219 या 219, 219 डिग्री इसके बीच में बिल्कुल है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रतिवर्ती हो गया ना। हमें ये बताना था कौन सा नहीं होगा, ठीक है। अब बी क्या है, 269, अच्छा ये भी इसके बीच में ही आएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। 181 या 181, ये भी यहां इसके बीच में ही आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी प्रतिवर्ती कोण है। लेकिन यदि मैं चौथे को देखूं तो 179 है, मतलब 180 से कम रह गया ये। अगर सर 180 से कितनी क्लास और रहेगी? कितनी और रहेगी, बस 5-7 मिनट की और बची है, बस 5-7 मिनट की क्लास और बची है, समय भी हो गया। कितनी क्लास और रहेगी, आपने आज की क्लास का ही पूछा है ना? यस सर। हाँ, तो बस 5-7 मिनट की और बची है, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बस क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी कौन सा कोण है, अच्छा कमेंट में बताइए कौन सा कोण है, कमेंट में लिख के बताना है कि 179 डिग्री कौन सा प्रकार में आएगा, कौन सा टाइप होगा एंगल्स का। 179 डिग्री, 179 डिग्री, ये तो मुझे पता चल गया कि प्रतिवर्ती तो नहीं होगा, प्रतिवर्ती तो नहीं है, चलो ये आंसर तो बता दिया, लेकिन फिर होगा कौन सा प्रकार। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, नाइस, बढ़िया बढ़िया, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है। ये कौन सा होगा, ये अधिक कोण होगा, ये अधिक कोण होगा या फिर ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। इसमें ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है, कमेंट में किसी को नहीं लिखना, अभी कमेंट बंद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि नीचे कोण दिया गया है, ठीक है, वो कोण बताना है कि कौन से प्रकार का है, ना आपको बोलना है, बोलना भी नहीं है और कमेंट में भी नहीं लिखना, सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है। अच्छा ये ना बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ज्यादा, तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में किसी को आंसर नहीं करना, अदरवाइज गलत हो सकता है। तो आसान सवाल तो गलत नहीं होने चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है, तो क्लियरली देख के बता सकता हूं मैं कि ये इसका कौन सा प्रकार होगा, ठीक है। 10 सेकंड रुकते हैं बस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए केवल 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड रुकते हैं। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा आसान है, वेरी वेरी इजी, बिल्कुल। 5 सेकंड बचे हैं, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त, ठीक है। अच्छा वैसे काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, और ज्यादातर का आंसर वैसे सही भी है, ज्यादातर का आंसर सही भी है। अच्छा ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, हमें बताना है कि कौन सा प्रकार है, और ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री तो एक ही प्रकार होता है जो कि समकोण होगा, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, कि जो ऑप्शन बी है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 90 डिग्री और 90 डिग्री को ही हम राइट एंगल या समकोण कहते हैं, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा प्लीज आप अपने आप को म्यूट ही रखें, लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अभी सभी कमेंट बंद कर देंगे, सभी बच्चे कमेंट बंद करेंगे, कमेंट कोई नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। आपको बताना है कि चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया। अच्छा हमने जब ये कोण की बात कर रहे हैं तो इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, मैं पहले इसको बता दूं, ये वाले कोण की बात कर रहे हैं, और सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना है कि जो चित्र में आपको दिखाया गया है वो किस प्रकार का कोण है। ये भी बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही आसान है। आज के लास्ट क्वेश्चन है,
हाँ, ये भी बहुत आसान है। आपको ये बताना है कि ये कौन से प्रकार का कोण है। जल्दी से 10 सेकंड और वेट, नहीं 15 सेकंड, ठीक है 15 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड वेट करते हैं केवल। 15 सेकंड बचे हैं आपके पास, अभी 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड बचे हैं सभी के पास, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड बस। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा हाँ, ये भी ज्यादातर बच्चों का सही आंसर था, बिल्कुल। हिसार सिटी के नाम से जो बच्चा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है आपकी कि हमें क्या बताना था कि चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। अब मैंने ग्रीन कलर के उससे बता भी दिया था कि हम किस प्रकार के कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन कलर से। अच्छा, मुझे ये पता है कि अगर मैं एक साइड या एक भुजा इसको मानूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट इसको एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक अगर साइड में इसको मानूं और एक साइड इस तरह से होती, ठीक है, तो मैं बता सकता था कि ये जो अभी ग्रीन कलर की जो साइड्स हैं उनके बीच में एंगल है वो 90 डिग्री का होता, वो मैं बता सकता था। ये वाला 90 डिग्री का होता जो मैंने रेड कलर से बनाया है। लेकिन यहां इससे कम की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम केवल इतने से पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 90 से कम है, इसलिए ये एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। यस, इट्स लेसर देन 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। अभी जाने से पहले होमवर्क और बता देता हूं आपको, छोटा सा होमवर्क है जो हमने अभी टाइप्स पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड एक छोटा सा होमवर्क है, वो और देख लेना आप। अभी एक बार होमवर्क बाकी है, बाय तब बोलेंगे होमवर्क बाकी है। सभी को वर्कशीट मिली कि नहीं ये बताना, वर्कशीट है आपके पास? कमेंट में बताना वर्कशीट है क्या आपके पास? नहीं है ना, कोई बात नहीं। अभी आपको होमवर्क जो एक उसमें स्क्रीनशॉट लेना है इसका। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, यहां से क्वेश्चन तो मैं आसानी से देख ही सकता हूं। क्वेश्चन क्या है कि हमें इनका जो नीचे प्रकार दिए गए हैं वो बताना है कि ये एग्जैक्ट आपको, एक तो चांदा है ना आपके पास, डी जो है डी सबके पास होगा, उससे मेजर करके सारे उनके मेजरमेंट लिखना है कि इनका माप लिखना है कि कितने डिग्री के कोण है ये, और उसके बाद बताना है कि इनका टाइप क्या है, वो सब आपको बताने हैं। ये सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 क्वेश्चन से, बस बहुत ही छोटा सा होमवर्क है, यही आपको करना है। बस आज की क्लास यहीं तक थी। अच्छा शिव कुमार जी, आपके पास कहां से है? किसी भी बच्चे के पास नहीं है वर्कशीट, आपको कहां से मिली? शिव कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपको कहां से मिली वर्कशीट? ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। अभी अगर किसी का कोई डाउट हो तो अपने डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, बस क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय बाय एवरीवन। अगर कोई